तो आज के 2 दशक पहले जिसे अमीरों की बीमारी माना जाता था, जिसे शहरों की बीमारी मानते थे, गाँव में जिसे यदा कदा सुना जाता था, कभी कभार सुना जाता था, गाँव में सुनने पर लोग अचंभित हो जाते थे कि हाँ, उनको ये बीमारी है। लेकिन वक्त ने करवट ली। जो लोग पहले शांति प्रिय ढंग से अपना लाइफ स्टाइल जीते थे, बहुत कम में ही संतोष करके खुश रहते थे, समय बदला, लोगों के जीवन में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन आया और इस कंपटीशन की वजह से लोगों के जीवन में, लोगों के लाइफ में तनाव आया, बहुत सारी चिंताएं आ गई, वरीज आ गई। तो इस चिंता, इस तनाव की वजह से बहुत सारी बीमारियों ने जन्म लिया। उन्हीं बीमारियों में से हम लोग चर्चा करेंगे जो आजकल दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही हैं। इन बीमारियों की ही देन है कि पहले बहुत कम हॉस्पिटल में भी लोग स्वस्थ रहते थे, लेकिन आज दिन दूना रात चौगुना हॉस्पिटल खुल रहे हैं, फिर भी लोगों के जीवन में स्वास्थ्य नाम की चीज़ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर एस के साहनी आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग बात करेंगे उन्हीं अमीरों की बीमारी में से, उन्हीं शहरी बीमारियाँ जो आज गांव में भी प्रवेश कर गई हैं, आज गांव में भी चली गई हैं, जिन्हें कहा जाता था कि मेहनत कश इंसान, किसान को इस तरह की बीमारियाँ कभी नहीं होंगी। आज किसान को भी बीमारियाँ हो रही हैं। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या किसान, सबको बीमारियाँ हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ यानी कि शुगर के विषय में। तो यह एक एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ जाता है। हमारे शरीर में एक अंग होता है पेनक्रियाज, जिसे हम अग्नाशय भी कहा करते हैं। उसमें बीटा सेल्स होती हैं और बीटा सेल्स से इंसुलिन नाम का एक हार्मोन निकलता है जो शुगर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर को, चीनी की मात्रा को रेगुलेट करता है। जी, तो जब किसी वजह से ये इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है या बंद हो जाती है, तो हमारे ब्लड में शुगर का जो रेगुलेशन होता है, जो नियमन होता है, वो गड़बड़ा जाता है। तो उसकी वजह से हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता रहता है और जब ये ब्लड शुगर लेवल एक सामान्य अवस्था से काफ़ी दिनों तक बढ़ा रहता है, तो इस कंडीशन को ही शुगर कहा जाता है, डायबिटीज़ कहा जाता है। ये जो शुगर या डायबिटीज़ वो 3 तरह की होती है। पहला टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो ये 3 तरह की डायबिटीज़। टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है वो होने को तो किसी भी एज में हो सकती है, बट मोस्टली बच्चों में ज़्यादा देखी गई है। इसमें सामान्यतः जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली सेल्स, बीटा सेल्स होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं कम्प्लीटली। तो इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है और इसमें इलाज के रूप में इंजेक्शन दिए जाते हैं इंसुलिन के। इसीलिए इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस यानी कि IDDM भी कहा जाता है। अब बात करें टाइप 2 की, टाइप टू डायबिटीज़ मेलिटस। तो इसमें बीटा सेल्स काम तो करते हैं, बट काम इनका थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि हल्का फुल्का डैमेज हो जाता है। तो इसकी वजह से इंसुलिन हार्मोन थोड़ा कम निकलता है। तो ये जो है शुगर मेटाबॉलिज्म में हल्का फुल्का चेंज आती हैं, या फिर ये समय के साथ और बढ़ता रहता है तो और ज़्यादा ये डैमेज होता रहता है।
इसमें एक कंडीशन और होती है कि इंसुलिन निकलता तो है, लेकिन सेल्स के अंदर जो रिसेप्टर हैं, जो इंसुलिन को पकड़ने वाले, एक्सेप्ट करने वाले रिसेप्टर होते हैं, उनमें कोई गड़बड़ी आ जाए तो इंसुलिन होने के बावजूद भी सेल्स जो है उसका यूज नहीं कर पाती हैं, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़ मेलिटस भी बोलते हैं। टाइप 2 में ही ये आता है। टाइप 2 का जो इलाज है वो उसमें ओरल टैबलेट्स हम यूज़ करते हैं, इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरा जो वैरायटी है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस कहते हैं इसको, ये सामान्यतः प्रेग्नेंट महिलाओं में होता है, यानी कि प्रेगनेंसी के पहले उस लेडीज़ में शुगर के कोई सिम्टम नहीं होते हैं, शुगर बिल्कुल कंट्रोल रहती है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाती है और डिलीवरी होने के बाद वो पुनः नॉर्मल हो जाती है। लेकिन ऐसी महिलाएं जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है उनको निकट भविष्य में डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ओवरऑल जेस्टेशनल का कोई इलाज की ज़रूरत नहीं होती है, बस उसको मेंटेन किया जाता है, बचाव किया जाता है, इतना, और डिलीवरी के बाद अपने आप वो रिजॉल्व हो जाती है। तो ये तो रही 3 वैरायटीज़ शुगर की। अब बात करें कि शुगर होती क्यों है, कौन कौन से वो रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से शुगर होती है। तो शुगर को प्रोड्यूस करने में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो पहला फैक्टर है स्ट्रेस, यानी कि तनाव। वो तनाव जो पहले लोगों के जीवन में बहुत कम हुआ करता था, लेकिन आजकल वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आ गई हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, तमाम बीमारियां आ गई हैं ये स्ट्रेस की वजह से। दूसरा जो फैक्टर है वो है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। अगर आप एवरेज वेट से ज़्यादा हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि जो एवरेज वेट होता है वो एक सामान्य हाइट में 70 किलो माना जाता है। यदि आपका वेट 80 किलो है, 90 किलो है, 100 किलो है, तो आप ओवर वेट की कैटेगरी में आते हैं। तो यदि आप ओवर वेट हैं तो आपको शुगर का खतरा रहेगा, आपको ब्लड प्रेशर का खतरा रहेगा, आपको हार्ट डिजीज़ का खतरा रहेगा। तो ओबेसिटी यानी कि मोटापा बहुत सारी बीमारियों को दावत देता है, बचने की ज़रूरत है इससे। अगले अगर फैक्टर की बात किया जाए तो वो है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, यानी आपको अगर अकेला रहना अच्छा लगता है, आपको अगर लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं है, आप खुशमिजाज किस्म के इंसान नहीं अगर हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई तनाव ज़रूर आएगा या पहले से चल रहा होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर इस तरह के दौर से आप गुजर रहे हैं तो उससे बचने की ज़रूरत है। अगला जो फैक्टर है वो है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। इसका मतलब ये होता है कि ब्लड रिलेशन में अगर किसी को, आपके ब्लड रिलेशन में किसी को अगर डायबिटीज़ है तो आपको भी समय के साथ सावधान रहने की ज़रूरत है। ब्लड रिलेशन का मतलब आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी, इनमें से यदि किसी को इस तरह की समस्या है तो निकट भविष्य में आपको भी इस तरह की समस्या होने के चांसेस ज़्यादा हैं। समय रहते जब आप उस स्टेज में पहुंच जाएं, यानी कि 40+ एज में हो जाएं, तो आपको अपने खाने पीने की आदतों में, अपने लाइफ स्टाइल में सावधानी बरतनी चाहिए। अगला जो फैक्टर है एज। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो इस बीमारी के प्रति हम उतना ही ससेप्टेबल होते जाते हैं, यानी कि उतना ही संवेदनशील होते जाते हैं। तो यदि आप हेल्दी भी हैं और 40+ हैं तो आप अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार करिए, खाने पीने की आदतों में सुधार करिए, दिन का खाना हैवी रखिए, रात का बिल्कुल हल्का रखिए, समय से खाइए। यदि आप सुबह मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं तो टहलिए, नहीं तो फिर शुगर आपको टहलाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यानी कि एज। 40+ के बाद सावधान रहने की ज़रूरत है। अगला जो फैक्टर है वो है मेडिसिनल यूज़। आजकल इतनी ज़्यादा मेडिसिन्स यूज की जाती हैं, छोटी सी बीमारियों में आपको 10 मेडिसिन लिख दी जाती हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस बीमारी को प्रोड्यूस करने में।
इसके अलावा अगला जो फैक्टर है वो है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। यदि आपको हाइपरटेंशन की समस्या है तो आप ज़्यादा ससेप्टेबल हैं इस बीमारी के यानी कि डायबिटीज़ के। इसके अलावा अगर आपको कोई पैनक्रियाटिक डिजीज है यानी कि आपके पैनक्रियाज में कोई गड़बड़ी है तो भी आप ज़्यादा ससेप्टेबल हैं इस बीमारी के यानी कि डायबिटीज़ के। तो ये तो हैं कुछ रिस्क फैक्टर, वो वजहें जिनसे शुगर होती है, जिनसे डायबिटीज़ होती है। अब हम लोग बात करेंगे साइन एंड सिम्टम की। वो कौन कौन से लक्षण हैं जिनको हम देख करके बता सकते हैं कि हाँ हमें डायबिटीज़ है, हमें शुगर है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में 3P बहुत कॉमन होता है, यानी कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। यदि आपको बार बार पेशाब होता है, स्पेशली रात में, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, अगर ये 3 लक्षण एक साथ दिखते हैं तो 90% क्लियर है कि आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ हो गई है, शुगर हो गया है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर हैं जो इसको इंडिकेट करते हैं। तो उसमें है कि यदि आपको कभी चोट लग जाए, कहीं भी चोट लग जाए, तो उसमें हीलिंग बहुत स्लो होगी, घाव आपका बहुत देर से भरेगा। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लक्षण है डायबिटीज़ का। आप बहुत अच्छे से खा पी रहे हैं लेकिन समय के साथ आपका वेट गिरता जा रहा है, यानी कि अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, तो वो भी एक वजह है, वो भी एक लक्षण है डायबिटीज़ मेलाइटस का, शुगर का। इसके अलावा अगर आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है, ब्लड विज़न हो रहा है, देखने में आपको दिक्कत हो रही है, तो ये भी एक लक्षण है जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी भी बोलते हैं। तो ये भी एक शुगर होने का लक्षण है, डायबिटीज होने का लक्षण है। न्यूरोपैथी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लक्षण है डायबिटीज़ का। न्यूरोपैथी क्या होता है कि नर्व जो होती हैं उनका काम समय के साथ घटता रहता है, तो इसकी वजह से आपके हाथ पैरों में शून्यपन होने लगता है, नंबनेस रहती है यानी कि शून्यपन, टिंगलिंग, झंझनाहट रहती है। तो इस तरह के अगर सिम्टम हैं तो भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, शुगर की जांच कराने की ज़रूरत है। अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड फटीग रहता है, बहुत ज़्यादा आप उस तरह के काम नहीं करते हैं फिर भी आपको थकान रहता है, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट लक्षण है डायबिटीज़ का। तो ये कुछ मेन लक्षण थे जिनको आप देख करके बता सकते हैं, जान सकते हैं कि हाँ हमें डायबिटीज़ है। ये तो बात रही लक्षणों की। अब कुछ हम टेस्ट की बात करेंगे जिनको आप करा करके ये क्लियर कर सकते हैं कि हाँ डायबिटीज़ है, या फिर डायबिटीज़ होने के बाद डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल है कि नहीं है, ये पता कर सकते हैं। तो उन्हीं टेस्ट में एक टेस्ट है दैट इज़ फास्टिंग शुगर करते हैं, यानी कि खाली पेट शुगर करते हैं। WHO के अनुसार वो फास्टिंग की जो रेंज बनाई गई है वो 100 से 126 मिलीग्राम पर DL होना चाहिए एक एवरेज वेट के इंडिविजुअल के लिए। पोस्ट प्रांडल करते हैं, यानी कि PP के नाम से करते हैं, खाने के 2 घंटे बाद करते हैं। उसकी जो रेंज WHO ने डिसाइड की है वो है 126 से लेके 180 मिलीग्राम पर DL। जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि जो महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान होता है, उसमें हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम लगभग 75 ग्राम ग्लूकोज मिला करके और उसके लगभग 1.5 घंटे बाद टेस्ट करते हैं, फिर चेक करते हैं कि उसमें रेंज क्या है, तो उससे डिसाइड करते हैं कि हाँ शुगर है कि नहीं है। इसके अलावा HbA1c एक टेस्ट होता है जिसमें हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होती है Hb, उसमें 3 महीने का रेशियो निकाल के बताया जाता है कि हाँ
पिछले 3 महीने में आपकी शुगर कैसी रही है, कंट्रोल रही है कि नहीं रही है। तो सामान्यतः जो HbA1c वैल्यू होती है, अगर 6 के नीचे है, अप टू 6 है, तो आपको शुगर नहीं है, आप नॉर्मल कैटेगरी में हैं। 6 से अगर ज़्यादा है, 6 से 7 के बीच में है, तो आप प्री डायबिटिक हैं, यानी कि डायबिटीज़ निकट भविष्य में आपको होने वाली है। अगर 7 से ज़्यादा है तो आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है। तो HbA1c से हम क्लियर कर सकते हैं कि शुगर है कि नहीं है। अगर है तो कंट्रोल है कि नहीं है, ये क्लियर कर सकते हैं इस टेस्ट के द्वारा। अब बात करते हैं कि हम लोग मैनेज कैसे करेंगे इसको, इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट में अगर बात किया जाए तो चूँकि यह एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, तो सबसे ज़्यादा सुधार लाइफ स्टाइल में ही करने की ज़रूरत है। लाइफ स्टाइल में क्या सुधार करने की ज़रूरत है आपको? यदि आपकी लाइफ स्टाइल इनएक्टिव है, आप योगा नहीं करते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो शुरू करिए, ज़रूरत है इसकी। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में टेंशन बहुत ज़्यादा है तो उसको मिनिमाइज़ करिए, कम से कम करिए। बहुत बड़ा फैक्टर है ये शुगर को प्रोड्यूस करने में या बढ़ाने में। इसके अलावा अगर आपका वेट जो है, अगर ओवर वेट की श्रेणी में है, आप ओवर वेट की कैटेगरी में हैं, तो इसको कम करिए, रिड्यूस करिए, एक एवरेज वेट की रेंज में लाइए, लगभग 70 किलोग्राम जिसे माना जाता है, उस रेंज में लाइए। इसके अलावा खाने पीने की जो आदतें हैं, तो खाने पीने की आदतों में जैसा कि कहा गया है कि जो सुबह का खाना होना, जो नाश्ता होना चाहिए वो राजकुमार की तरह होना चाहिए, दोपहर का जो खाना होना चाहिए वो राजा की तरह होना चाहिए, और रात का जो खाना होना चाहिए वो भिखारी की तरह होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि नाश्ता आपका हैवी हो चलेगा, दोपहर का खाना हैवी हो चलेगा, लेकिन रात का खाना बिल्कुल कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। खासकर जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है, उनका तो बिल्कुल कम होना चाहिए, और टाइमिंग भी बिल्कुल 8 बजे तक आपका खाना हो जाना चाहिए। तो ये है खाने पीने की आदतों में सुधार, खाने पीने के टाइम में सुधार बहुत इंपॉर्टेंट है इसको मैनेज करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों में आपको मीठी चीज़ें कम से कम यूज़ करनी है, आलू कम से कम यूज़ करना है, चावल चाय कम से कम यूज़ करना है, जितना कम हो सके। आजकल मार्केट में बहुत सारी शुगर फ्री मटेरियल आ गए हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं, या बहुत सारे मटेरियल ऐसे भी हैं जो मीठे हैं लेकिन शुगर नहीं होते हैं, उनका यूज कर सकते हैं आप। तो ये खाने पीने की चीज़ों में सुधार करना है। इसके अलावा अगर आप अनवांटेड मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेडिसिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको कम करिए। डॉक्टर से प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही यूज़ करिए, अपने मन से मेडिसिन ना यूज़ करिए। हमारे देश में प्रचलन है कि डॉक्टर से एक बार दवा लिखवा लिए, महीनों इसको खाते रहते हैं, बहुत बुरी चीज़ है। उससे एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहा है, और दूसरी बात वो तमाम तरह की बीमारियों को उत्पन्न कर रहा है, तो इससे बचने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, यानी कि आपके ब्लड रिलेशन में किसी को शुगर है, आपके मम्मी पापा को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को, तो आपको समय रहते सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसे ही आप 40+ हो जाएं, आप अपने खाने पीने की चीज़ों में सुधार करिए, खाने पीने की आदतों में सुधार करिए। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, शांत प्रिय लाइफ स्टाइल अपनाइए। ये कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है जो आप अगर करते हैं, तो यदि आप स्वस्थ हैं तो आपको शुगर नहीं होगी, यदि आपकी शुगर हो गई है तो कंट्रोल रहेगी। अब बात करें दवाइयों की, तो टाइप 1 में जैसा कि हमने बताया कि इंसुलिन के इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं। टाइप 2 में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स ओरल टैबलेट्स यूज़ की जाती हैं, और जेस्टेशनल में किसी प्रकार की कोई दवा की ज़रूरत नहीं होती है, वो खान पान में सुधार करने की वजह से अपने आप रिजॉल्व हो जाता है डिलीवरी के बाद। अब बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की जो शुगर में बहुत बेहतर काम करती हैं। तो उसमें नाम दिया जाता है साइजियम जैम्बोलेनम का टिंचर, बहुत बेहतर काम करता है। जिम्निमा सिल्वेस्ट्रिस का टिंचर बहुत बेहतर काम करता है। लैक्टिक एसिड बहुत बेहतर काम करती है।
कॉन्स्टिट्यूशनली अर्जेंटम नाइट्रिकम दिया जाए, बहुत बेहतर रिजल्ट इसके देखे गए हैं। एब्रोमा अगस्टा का यूज जो है, इसका मदर टिंचर जो है डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन को यूज करने में बहुत बेहतर यूज किया जाता है इसका। डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन जैसे कि न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, तो इस तरह के केसेस से अगर बचना है आपको तो एब्रोमा का मदर टिंचर यूज करिए, बहुत बेहतर रिजल्ट उसके देखे गए हैं। तो ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनका यूज आप कर सकते हैं। याद रखें, कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के ना यूज करें, अपने नज़दीकी चिकित्सक से एक संपर्क करके तो ही यूज करें। बाकी अगर आप इतना करते हैं, दी गई जानकारी को सही से देखते हैं, पढ़ते हैं, उसको अपने लाइफस्टाइल में अपनाते हैं, तो आपको शुगर नहीं होगी। अगर हो गई है तो वो कंट्रोल रहेगी। बाकी डायबिटीज़ के विषय में कहने को तो बहुत कुछ है, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल करने के लिए, होने से बचने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है, इम्पॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करिए, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी अधिक से अधिक लोगों के बीच पहुंच सके और हम अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने देश को, अपने समाज को इस भयंकर बीमारी से बचा सकते हैं, या बचाने में एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं, ये सहयोग कर सकते हैं। अपने आसपास सफाई रखिए, परिवार के बीच रहिए, खुश रहिए, बेवजह के तनाव से बचिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।